बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुलिस की मुलाजमत में 1982 में आया। कुछ अर्सा बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस ड्यूटी की और फिर जैसे ही मैं प्रमोट हुआ 1987 में मेरी प्रमोशन हुई बतौर सब इंस्पेक्टर और उसके बाद में SHO लग गया रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट में जी। अब प्रमोशन हो गई, मैं SHO इस्लामगढ़ लगा, इस्लामगढ़ के बाद मेरी पोस्टिंग सहजे हो गई, सहजे से मैं अपर पे चला गया, अपर करके वापस आया, कोट सब्जल पोस्टिंग हो गई। अब कोट सब्जल इस तरह का थाना था जहां बड़ी हर वक्त की वो फास्ट पिच थी, यानी शाम को 4 बजे अपनी क्लाशनें आपके हाथ में होती थी और कोई ना कोई वारदात हो जानी, और वो वारदात जब भी होनी या अखबाब रहतावान की अटैम्प्ट होनी या जो सिंध से हमारे डाकू भाई आते थे तशरीफ़ लाते थे वो 8-8 10-10 लोग आते और वो घरों में घुस जाते, वारदात करते और बाज़ एक भैंस की खातिर वो बंदा मार के चले जाते। अब वहाँ से फिर मेरी ट्रांसफ़र भावनगर हुई, भावनगर के बाद में फिर आके भुंग थाने पे लगा और भुंग के बाद मेरी पोस्टिंग होती है जी थाना रुकनपुर। ये 1996 की बात है। अब रुकनपुर जो थाना है नाजरीन, वो टिपिकल देहाती थाना है। ये रहीम यार खान ज़िले के कुछ थाने हैं जिसमें आबादपुर है, रुकनपुर है, तरंडा मोहम्मद पन्ना है। ये दरियाए सिंध के बीएड के साथ साथ दरियाए सिंध की बेल्ट है सारी जी, जिसके साथ साथ ये थाने चल रहे हैं। शेदानी है, यानी आप अगर रहीम यार खान में दाखिल होते हैं तो पहला थाना आपका तरंडा मोहम्मद पन्ना आएगा, उसके बाद अगला थाना आपका आ जाएगा जी शेदानी शरीफ है। शेदानी शरीफ से आगे फिर आप निकलेंगे तो फिर आ जाएगा रुकनपुर, फिर आबादपुर और फिर आगे इसी तरह थाना भोंग। ये दरिया सिंध के बिल्कुल किनारे पे हैं और इसमें खासे क्रिमिनल्स लोग भी दरिया के साथ आबाद हैं। चोरी चकारी होती है इस इलाके में, डकैती नहीं होती थी उस वक्त, भोंग में डकैती होती थी। और उसके बाद आपको पता है क्योंकि वो भोंग के बाद फिर आगे फिर राजनपुर शुरू हो जाता है, उसके साथ ही बंगला अच्छा है, सोन म्यानी है, ये सारे इलाके, कच्चा कराची अब हो गया। और ख़तरनाक तरीन एरियाज़ जो आजकल सरदर्द बने हुए हैं जिसमें छोटो गैंग और इंदड़ गैंग और सत्तू शहर गैंग, ये सारे गैंग ऑपरेट करते रहे। तो ये मुख्तसरन मैंने आपको बता दिया। अब रुकनपुर मेरी पोस्टिंग हुई थी। पहला दिन मैंने वहाँ जाके अपना सामान रखा, साथ ही एक छोटा सा क्वार्टर है थाने के, और ये थाना जो है इसकी छोटी छोटी बाउंड्री थी। इससे पहले मैंने एक विलाग भी किया था जिसमें मैंने बताया था कि जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई रहीम यार खान में, तो उस वक्त मेरी कोई एक दिन के लिए पोस्टिंग रुकनपुर हुई थी और मैं रात को गया तो अंधेरा था और इसके बाहर लिखा हुआ था दारुल अमान थाने के बाहर, और वो लिखा था मलिक खुदा बख्श एक होते थे जी सब इंस्पेक्टर SHO, बाद में इंस्पेक्टर हुए और मर्डर हो गए थे वो लाहौर में, तो उन्होंने वो उसका नाम दारुल अमान रखा हुआ था उस थाने का। वो भी मैंने एक छोटा सा किस्सा अपने किसी विलाग में मैंने बनाया था जी। अब उस थाने में बैठने के बाद अगला दिन था, शाम को, गर्मियाँ थी, मैं बड़ा तैयार व्यार हो के शाम को अपने उस्ताद मोहतरम जो मेरे हैं अब्दुर्रहमान सियाल साहब, वो भी शाम को बड़े परफ्यूम शर्फ्यूम लगा के कुर्ता शलवार में मलबूस हो के थाने पे आके बैठा करते थे। वो तो बाज़ क्योंकि वे झंग के थे, वो धोती भी पहन के आया करते थी, बड़ी रंगीनी किस्म की धोती होती थी उनकी, रंगीन किस्म की धोती होती थी। तो मैं आके थाने के कमरे में बैठा और थोड़ी देर बाद मुहर्रिर आया और उसने कहा जी कि एक साहब तशरीफ़ लाए हैं, ज़िम्मेदार, मैं नाम नहीं लेता उनका जी, और किसी रेफरेंस से उन्होंने एक रेफरेंस भी दिया। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, उनका रेफरेंस था कि जी उन्होंने मुझे वाकई फ़ोन भी किया था कि जी वो आएंगे तो आप ख्याल रखिएगा, और उन्होंने कहा जी वो मुआविन पुलिस हैं। अब मुआविन पुलिस की तशरीह भी मैं नाज़रीन आपको बताऊँगा कि मुआविन पुलिस क्या होता है। अब मैं बता ही देता हूँ। तो मुआविन पुलिस ये होता है कि जी कोई थाने में जो चंद मुअज़्ज़िज़ीन ऐसे होते हैं जो आपके हर जायज़ नाजायज़ काम करने के लिए तैयार होते हैं, आपको फटीकें देते हैं। आपको, मैं रुकनपुर और आबादपुर की बात कर रहा हूँ, आम ज़रूरत पड़ गई आपको 400 पेटी 600 पेटी आम, और वो आपने अफसरान बाला को पहुँचाने और उन्होंने आगे अपने दोस्तों यारों को देने हैं, तो इस तरह ये फटीक होती थी। फिर कोई मेहमान आ गया कि खाना बनवाना है, बकरे चाहिए, दो कुछ और चाहिए, तो बाज़ात ये पैसे भी ज़रूरत हो जाते हैं SHO को कहीं किसी फ़ंड में देने के लिए, तो वो भी ये मुआविन पुलिस देते हैं। और बाद में ये मुआविन पुलिस अपना भरपूर हिस्सा लोगों से वसूल करते हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा।
अच्छा जी, वो जो साहब थे वो खासे मामिन पुलिस थे और आ गए और उन्होंने कहा जी कि जनाब मुझे फ़लाँ साहब, खैर मैं मिला उनसे, वो बैठे बैठे ही होता है जी, एसएचओ की स्टाइल होती है, उठ के मिलता तो सिर्फ अपने अफसरों को है या कोई ख़ास दोस्त यार हों तो उठ के मिलता है, वैसे तो बैठे बैठे 2 उंगलियां आप जाएँ ना तो एसएचओ साहब आपको देंगे, वो भी एहसान करेंगे ये सारे, जिससे भी मिलने जाएं अगर आप हाथ मिलाने की कोशिश करें तो 2 उंगलियां वो यूं करके आपको देते हैं, बाज़ एसएचओ हाथ भी लंबा नहीं करते जी। तो वहाँ वो आ गए, मैंने उन्हें 2 उंगलियां दी, स्टाइल थी जी, अजीज़ुल्लाह खान साहब की एसएचओ थे उस वक्त भी, तो वो मैं नाम भी था खासे उस वक्त इनकाउंटर्स कर चुका था, और मैं जैसा कि बताया कि जुल्फ़कार चीमा साहब मेरे डीपीओ रहे थे, और आपको पता है जुल्फ़कार चीमा साहब की एक स्टाइल है। ले जी, मैं बैठ गया और उसने थोड़ी देर बाद मैंने चाय वगैरह पूछी तो उसे कहा, मैंने कहा जी कुछ ठंडा वंडा ले आओ मोहर, उनके लिए उसने बोतल मंगा ली और साहब मासूफ बैठे रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने बड़ी न्याज़मंदी से और अर्ज़ किया कि सर अगर मैं मेहरबानी हो, आप नाराज़ ना हो तो आप मेरे जो है वो गरीब खाने पे खाना खाना पसंद फरमाएंगे। तो नाज़रीन, मेरी आदत कभी नहीं रही, जो मेरे दोस्त हैं मुझे जानते हैं, मैं बहुत कम ऐसे खानों पे जाया करता था, किसी एमपी एमएनएज़ की दावतों पे मैं नहीं जाया करता था। बहुत से जो बड़े बड़े लोग हैं मैं उनके घर नहीं जाता था, मेरी कोशिश होती थी अवॉइड करूं। हाँ, हमारे बड़े अफसर कोई वहाँ चले गए हैं तो फिर ज़ाहिर है मेरी मजबूरी है कि अगर डीपीओ या आरपीओ वहाँ जाके खाना खा रहा है तो फिर मेरी ज़रूरत तो नहीं है ना जी, फिर तो हम लोग बाहर बैठे होते थे, अंदर वो लोग खाना खाते थे और हमें बाद में पूछा जाता था कि खाना खाना है या नहीं है। तो मैंने उन्हें माजरत कर ली उन साहब से, मैंने कहा जी, मोमिन पुलिस जो थे, मैंने कहा नहीं यार मैं खाने खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बस घर में मेरा जो नौकर है फ़िदा बहुत अच्छी दाल बनाता है, मैं दाल खाता हूँ। तो उसने कहा सर फिर ये तो जनाब बड़ी जाती है। तो फिर मैं मुझे मालूम था आपकी जो आप खाना नहीं खाते हैं, तो मैं आपके लिए कच्चा बस्ता लेके आया। मैंने दिल में सोचा कि यार अगर इसमें रिफ्यूज़ भी करूँगा तो एक तो मेरा वो दोस्त नाराज़ होगा और ये भी कहेंगे जी कि बड़ा अजीब किस्म का आदमी है, अब मैं लेके आया हूँ। तो अब वो बस्ता जब चेक किया गया नाजरीन, तो उसमें ये था कि जी एक बकरा था जी, बहुत आला किस्म का देसी बकरा, और फिर उसके बाद चावल थे जी, कोई एक बोरी चावल 50 किलो वाली, और उसके बाद गंदम की 5 या 6 बोरियां थीं, देसी घी का एक कैन था, वो टीन जिसको कहते हैं वो था, और मेरे ख्याल में एक लिफाफा भी वो दे गया था मुझे, और उसमें भी उस वक्त के कोई 10,000 रुपये थे। तो ये कच्चा बस्ता मैंने कबूल किया। लेकिन नाज़रीन, होता कुछ यूँ है कि जी ये कच्चा बस्ता जो है बड़ी जालिम चीज़ है। ये कच्चा बस्ता ओहदे के लिहाज से आपको दिया जाता है। जब एसएचओ आता है तो इस किस्म के कई मामले पुलिस आपको देख रहे होते हैं, आपको परखने की कोशिश कर रहे होते हैं, और हर पुलिस ऑफिसर की शोहरत किसी भी अफसर, सरकारी अफसर की, ख़ास तौर पे पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा आपकी आवाम से ज़्यादा है, लोगों से आपकी ज़्यादा होती है, तो वो उनकी शोहरत सबसे पहले पहुंचती है, ये किस किस्म का है, ये कितने लेता है, ये थोड़े लेता है, ये ज़्यादा लेता है, ये ड्रिंक करता है नहीं करता है, ये वुमनाइजिंग करता है नहीं करता है, ये सारी चीज़ें पहले ही पहुंची होती हैं बाहर, और उस किस्म के लोग फिर आपको घेरा डालने की कोशिश करते हैं। और यही हाल फिर अगर कोई एसएचओ है तो उसके लिहाज से इलाके के लोग आते हैं, अगर डीएसपी है, एएसपी है, उस लिहाज से उसे घेरने की कोशिश करते हैं। एएसपी के ताल्लुक वाले कोई बड़े यंगस्टर स्मार्ट से लड़के होंगे जी, जो पढ़े लिखे हैं और अंग्रेज़ी अच्छी बोल लेते हैं, वो कोशिश करेंगे। फिर इसी तरह अगर एसपी है, रैंकर है, तो उसके साथ वही दोस्त अटैच होने की करेंगे कोशिश, और अगर पीएसपी है उसके साथ उस टाइप के लोग आएंगे। फिर डीएजी साहब के इसी तरह के दोस्त होते हैं। भावलपुर में एक दो हम लोग देखते थे, हमेशा वो डीएजीज उनके पास ही जाते थे, उनके पास ही खाने खा रहे होते थे, और उनकी स्टाइल होती थी जी। ज़ाहिर है उनका घर बहुत बड़ा होगा और था, और उनके लिए खाने बनते थे, और हमेशा हमने देखा कि वो डीआईजी साहबान जो हैं वो उन्हीं के पास जाके बैठते और उनका नाम, और हम लोग भी डरते थे कि ये कहीं हमारा रगड़ा ना कर दें, हम डर के हमारे उनके काम करते थे। और नाज़रीन, फिर आप देख लें, फिर मैं मिसाल आपको दे देता हूँ कि बड़ी मशहूरी है जहांगीर तरीन साहब की, अलीम खान साहब की, कि ये इमरान खान साहब के साथ क्यों होते थे, वो ये भी कच्चा बस्ता देते थे। और इसी तरह मोहतरम नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा के साथ भी इसी टाइप के लोग हैं जो कच्चा बस्ता देते हैं।
जो बिलावल जरदारी हैं उनकी भी जो स्टाइल है या उन्हें जो चाहिए, उनकी जो पसंद है, उसी टाइप के उनके दोस्त उनके साथ होते हैं और कच्चा बस्ता देते हैं। जरदारी साहब को भी कच्चा पक्का बस्ता दोनों देते हैं। तो ये सब जितने भी लोग हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी कच्चा बस्ता देने के लिए तैयार होंगे। यानी जहाँ से भी इन मुआविन पुलिस या मुआविनीन को, मुआविनीन खसूसी कहूँगा मैं, कि कोई ऐसा शख्स मिल जाए, पुलिस वाला है, वो डिप्टी कमिश्नर है, वो असिस्टेंट कमिश्नर है, वो कस्टम्स का बंदा है, वो आपके इनकम टैक्स का है। और मैं पिछले दिनों रहीम यार खां में देख रहा था, एक सियासी ख़ानदान के मियाँ साहबान हैं वहाँ के, उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी दी हुई थी कमिश्नर इनकम टैक्स को, उनकी अलविदाई पार्टी, और उस पर लाखों रुपए खर्च थे। यानी वो वहाँ से भी कहीं कमिश्नर इनकम टैक्स ही लगेगा ना, और जो आने वाला उसको भी बहुत बड़ी दावत दी जाती है, उनकी शान में इतनी बड़ी दावत दी जाती है। तो फिर उनका काम वहाँ से जब इतने ताल्लुकात बनते हैं तो फिर मुरवतन भी काम उनके किए जाते हैं। बड़े दो सवाल करते हैं ना जहांगीर तरीन के अलीम खान के बारे में, तो इन्होंने इसलिए खर्चे किए, कोई इनके मामे का पुत्र नहीं था इमरान खान, वो यही चाहते थे, और उसके बाद उन्होंने अरबों रुपए कमाए, अरबों रुपए बनाए उन्होंने जी। और ये है जी हमारा पाकिस्तान। और कच्चा बस्ता जहाँ से किस्सा शुरू हुआ था मेरे कच्चे बस्ते का, आज भी ये कच्चा बस्ता जो है वो चल रहा है। और अभी इन कच्चे बस्तों में कुछ ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, तो आईफोन 14, आईफोन 15 और इसके अलावा जो वो जो आईपैड और उसके बाद आपकी लैपटॉप्स, इस टाइप की चीज़ें। और शाम को फिर अगर कुछ ऐसे हैं तो वो आपके फार्म हाउसेस बड़े हैं यहाँ लाहौर में, तो वहाँ भी लोग जाते हैं, और यहाँ पकड़े नहीं जाते, छोटे छोटे इलाकों में वो मुआमिनीन खसूसी हैं वो पकड़े जाते हैं। और आजकल तो वीडियोस भी बड़े आराम से बनती हैं। इसलिए मेरा मशवरा ये है, मुहतात रहिए कच्चा बस्ता लेते हुए, और ख्याल कीजिए अपने और अपने महकमे की इज़्ज़त का। बहुत बहुत शुक्रिया।